Welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 14th of December. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab Official. आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी. So let's first of all understand कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. First of all, we'll talk about inflation. Now, एक recent रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा इन्फ्लेशन है in the month of November it has increased. ठीक है, तो अक्टूबर के कंपैरिजन में नवंबर में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया है. तो व्हाट आर द मेन फैक्टर्स और क्या क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट लैंडफिल्स. नाउ लैंडफिल्स वो प्लेस होते हैं जहाँ पर वेस्ट को डंप किया जाता है. तो इस लैंडफिल्स के क्या इफेक्ट होते हैं ऑन द एनवायरमेंट, हम इसके बारे में बात करेंगे. देन थर्ड विल टॉक अबाउट CAQM, दैट इज सेंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. तो अभी रिसेंटली एक बॉडी बनाई गई है अगस्त 2021 के अंदर. तो ये क्यों बनाई गई है और इसका क्या मेन पर्पसेस हैं और कैसे एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने में और उसको प्रॉपर्ली मिटिगेट करने में हेल्प कर सकती है, हम इसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस करेंगे. फोर्थ विल टॉक अबाउट जो रिपब्लिक डे परेड होता है हमारा, वहाँ पे हर साल कुछ चीफ गेस्ट को इनवाइट किया जाता है. तो इस बार जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उन सब की कंट्री के लीडर्स को इनवाइट किया गया है. तो अभी तो ये सिर्फ इनवाइट किया गया है, इसका फाइनल डिसीजन पता नहीं चला है कि वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, बट हम इसके बारे में समझेंगे कि एक्जैक्टली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को बुलाने का मेन रीज़न क्या हो सकता है. देन विल टॉक अबाउट UN क्लॉज, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज. जितने भी हम जो हमारा सी होता है, जितना भी इंटरनेशनल ओशियन है, उसमें किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर किस कंट्री का जुरिस्डिक्शन होता है वो ये डिसाइड करता है. UN क्लॉज एक ऐसी बॉडी है यूनाइटेड नेशन की जो डिसाइड करती है. तो हम इस पर्टिकुलर न्यूज़ को प्रॉपर्ली डिकोड करेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम. टॉर्पेडो क्या होता है? टॉर्पेडो एक ऐसा टाइप का एक ऐसा मिसाइल होता है जो कि सबमरीन्स के अगेंस्ट मतलब जिससे अटैक कर सकते हैं. सबमरीन्स वो होते हैं जो पानी के नीचे चलते हैं. जो पानी के नीचे चलते हैं उसे सबमरीन्स कहते हैं. इन सबमरीन्स को आप नॉर्मल किसी नॉर्मल बॉम्ब वगैरह से आप उसको अटैक नहीं कर सकते हैं. तो उसको अटैक करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ मिसाइल होता है, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्पीडो. तो हम इसके बारे में बात करेंगे. तो इंडिया ने रिसेंटली एक मिसाइल प्लस टॉर्पीडो का एक जो स्मार्ट मैकेनिज्म है वो स्टार्ट किया है. तो हम इसके बारे में समझेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द डिस्कशन. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज इन्फ्लेशन. नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन्फ्लेशन का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए, प्रीलिम्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि इन्फ्लेशन के रेट्स को कौन डिसाइड करता है. तो आपको ध्यान रखना है RBI इज द मेन, जो कि अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाता है हर 3 महीने पर, और वही डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन का क्या रेट्स होना चाहिए. सेकंड इज व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये आपको पता होना चाहिए. एंड थर्ड इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है और फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाती है हमेशा, जो कि मनी से रिलेटेड होती है, और फिस्कल का जो पॉलिसी होती है वो हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो बनाती है. ठीक है, नाउ मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाउ कैन इन्फ्लेशन टारगेटिंग हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द डिमांड सप्लाई चेन इन रूरल एरियाज. ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. आपको अगर सारे फैक्टर्स इन्फ्लेशन के बारे में पता है तो इजीली आप इसको आंसर कर सकते हैं. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द मेन कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमीज लाइक इंडिया, एंड हाउ कैन इंडिया ट्राई टू कर्ब इन्फ्लेशन रेट्स इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक. कोविड-19 पैंडेमिक के कारण क्या हुआ था, डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई और डिमांड डिक्रीज हो गई, उसके कारण सप्लाई भी डिक्रीज हो गई. अब जब डिमांड फिर से राइज हो रही है लेकिन सप्लाई उस लेवल पर राइज नहीं हो पा रही, उसके कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. तो हम इसको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे आंसर कर सकते हैं हम इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि नवंबर का जो इन्फ्लेशन का भी रिसेंटली डेटा आया है उसके अनुसार हमारा इन्फ्लेशन अराउंड 4.91% पे पहुंच गया है, जबकि अक्टूबर में इट वॉज अराउंड 4.48%. तो आप देख सकते हैं मोर देन 0.50 यानी कि 0.50 बेस पॉइंट्स का अराउंड इंक्रीज हुआ है. ठीक है, और अब देखेंगे अगर तो ये सेकंड मंथ इन अ रो है, मतलब लगातार 2 महीनों से इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब है महंगाई, मतलब जनरल राइज इन प्राइस लेवल. प्राइस लेवल अगर जनरली बढ़ना शुरू हो जाए ऑफ एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन. आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी एक या दो चीज़ का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाए दैट इज नॉट कॉल्ड एज इन्फ्लेशन. ठीक है, इट इज जनरल राइज. जनरल राइज का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो हैं, जो डेली बेसिस की चीज़ें हैं, अगर उसके अंदर लगातार प्राइसेस इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. देखिए, ऐसा भी नहीं कि अगर 1 या 2 दिन के लिए प्राइस राइज हो जाए तो उसे भी इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं. अगर वो पर्टिकुलर प्राइस राइज सस्टेन करे कुछ दिनों के लिए, मतलब एटलीस्ट फॉर अ मंथ, देन उसे कह सकते हैं कि वो इन्फ्लेशन आ रहा है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर. नेक्स्ट इज व्हेन द जनरल लेवल प्राइस राइजेस ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाइज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए, जस्ट सपोज कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई आ गई. महंगाई, जस्ट सपोज कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ पहले 10 रुपये में खरीद पाते थे, अब आपको 10 रुपये में चीज़ नहीं मिलेगी, अब आपको मान लीजिए वही चीज़ 12 रुपये में मिलती है. तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर आपकी जो 10 रुपये की वैल्यू थी अब वो कंपैरेटिवली डाउन हो गई, बिकॉज सेम सामान को खरीदने के लिए आपको जो पहले 10 रुपये देना पड़ता था, अब वो सेम सामान आपको 12 रुपये में मिल रहा है. मतलब इस 10 की वैल्यू अब 12 हो चुकी है. आई होप आपको इस चीज़ समझ आ रहा होगा
कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन आता है वैसे वैसे क्या होता है, परचेजिंग पावर जो है मनी का वो लगातार कम होता जाता है। मतलब जितने रुपए में पहले वो परचेज कर सकता था किस चीज़ को, अब उतने में परचेज नहीं कर पाता है, उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं उसी सेम चीज़ को परचेज करने के लिए, यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ द मनी कम हो गई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर हमेशा रिड्यूस हो जाती है। नाउ नेक्स्ट चीज इज कि जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन टारगेट डिसाइड करता है। तो जो हमारा करंट जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग डिसाइडेड है वो अगले 5 साल का डिसाइडेड है, 2021 से लेकर 2025 तक का, एंड इट इज 4% ±2%। आप समझ रहे हैं, देखिए 4% हमारा बेस है और उसके ऊपर नीचे हम 2% ऊपर या 2% नीचे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या, हमारा रेंज कितना हुआ, 2% से लेकर के 6% तक, इसके बीच में हमारा इन्फ्लेशन रहेगा, तो दैट इज ओके। मतलब यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इन्फ्लेशन नहीं है। ठीक है, तो रिसेंटली जो 4.91% आया है दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न, बट द पॉइंट इज कि लगातार 2 महीनों से जो इंक्रीज हुआ है, दैट इज वाई जो इकोनॉमिस्ट हैं वो लगातार कंसर्निंग बातें बता रहे हैं कि अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो हो सकता है कि आगे 5-6 महीनों के बाद इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा राइज होना स्टार्ट हो जाए, और अगर हम 6% ब्रैकेट को पार कर जाएंगे देन दैट वुड बी नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। ठीक है, मॉडरेट इन्फ्लेशन इज ऑलवेज गुड बट एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इज नेवर गुड फॉर इकोनॉमी। नाउ लेट्स समझते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली 3 टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, जिसमें से 2 हमारे काम के हैं। फर्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकंड इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए फर्स्ट समझते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाम से पता चल रहा है कि अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि डिमांड जो है और वो इन्फ्लेशन को पुल करने लगे। ठीक है, देखिए कोई भी मार्केट जो होता है वो डिमांड और सप्लाई के प्रॉपर बैलेंस पे चलता है। ठीक है, अगर डिमांड या सप्लाई में से कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ अगर मिसमैच होगी तो इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन इनमें से कोई एक कॉज होगा। लेट्स अंडरस्टैंड, अगर डिमांड बढ़ जाए, मान लीजिए एक पर्टिकुलर इकॉनमी है, उसके अंदर टोटल 10 सामान है, ठीक है, और सबका प्राइस 10-10 रुपये है। जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल। नाउ जस्ट सपोज कि ये 10 चीज़ें थी और 10 ही उसके 10-10 रुपए की वो बिक रही थी। जिसको भी चाहिए होता था वो 10 रुपए देता था और जाकर एक सामान लेके जाता था। बट जस्ट सपोज कि डिमांड अचानक से बढ़ जाए, मतलब अभी तक मार्केट के अंदर जो 10 वो पर्टिकुलर चीज़ आ रही थी उससे काम बन जा रहा था, जस्ट सपोज कि अब अचानक से डिमांड 20 की हो जाए। ठीक है, मतलब अब 20 लोग ऐसे हैं जिनको ये 10 सामान खरीदना है। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि जो शॉपकीपर है उसे पता है कि 20 लोग हैं, मेरे पास सामान सिर्फ 10 है, यानी कि मैं चाहूँ तो प्राइस को इंक्रीज कर सकता हूँ, बिकॉज इनको तो सामान चाहिए, इनके लिए सामान इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जब सामान लेने आएंगे तो शॉपकीपर यहाँ पे नेगोशिएट करेगा, बोलेगा अब मैं ये चीज़ 10 रुपये में नहीं दूंगा, अब मैं इसका प्राइस इंक्रीज करके 15 रुपये दे दूंगा। नाउ जिसको सबसे ज़्यादा जरूरत होगी इस पर्टिकुलर चीज़ की, जिसके पास पैसे होंगे वो इसे अफोर्ड करेगा एंड वो 15 रुपये भी पे करेगा, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, जो चीज़ नॉर्मली 10 रुपये में मिल जानी चाहिए थी अब उसका प्राइस इंक्रीज होकर 15 रुपये हो गया। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इन्फ्लेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, बिकॉज डिमांड बढ़ गई थी, डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हो गया उस पर्टिकुलर चीज़ का, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ आफ्टर सम टाइम वो इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो इट इज कॉज बाय इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। जैसा हमने बात किया डिमांड बढ़ जाएगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है वैसे क्या होता है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है। देखिए पहले अगर मान लीजिए लोगों के हाथ में सिर्फ 10 रुपये होते तो वो सिर्फ 10 रुपये का ही सामान खरीद सकते थे। अगर शॉपकीपर 15 रुपये कर भी देता था बट वो सामान खरीद ही नहीं पाते कभी, है ना। अगर उनके पास 15 रुपये होते ही नहीं तो वो सामान कभी खरीद नहीं पाते, तो शॉपकीपर को वापस इसको 10 करना पड़ता, तो ऑटोमेटिकली मार्केट जो है वापस स्टेबलाइज हो जाता। बट पॉइंट इज यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसका सैलरी बढ़ी है, ठीक है, मतलब इकोनॉमी बढ़ी, ठीक है, साथ में लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, लोगों के हाथों में जो पैसा है वो बढ़ा, मान लीजिए इसको 10 रुपये और मिल गया, अब उसकी टोटल वेज 20 रुपये हो गई है। ठीक है, अब इसके पास 20 रुपये है, इसको सामान अभी 15 रुपये का मिल रहा है, तो अभी भी अफोर्ड कर सकता है, तो इजीली जाकर वो 15 रुपये खरीद सकता है। जो सामान वो पहले 10 में खरीद सकता था और वो 15 में खरीदेगा, तो इससे कारण क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी तो साथ साथ क्या होता है, इन्फ्लेशन भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट भी अगर ज़्यादा फ्रीली स्पेंड करेगी, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट मान लीजिए ज़्यादा स्कीम वगैरह चलाती है, सब्सिडाइज रेट्स पे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है जो पुअर लोग हैं उनको, तो इससे क्या होगा, जो पुअर पर्सन है, जो जस्ट सपोज कि ये 10 रुपये जो ये यूज़ करने वाले थे मान लीजिए खाना खरीदने के लिए, अब उनको खाना खरीदना नहीं पड़ रहा है बिकॉज गवर्नमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है या फिर सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड कर रही है। तो अब ये 10 रुपये इनके पास जो बचे हैं, इस 10 रुपये से ये डिमांड क्रिएट करेंगे मार्केट के अंदर, राइट। अब जब मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करेंगे तो एडिशनल डिमांड क्रिएट होगी, उसके कारण क्या होगा, फिर से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये तीनों ही फैक्टर आपको समझ आ गए होंगे कि कौन सा फैक्टर कैसे काम करता है और इन्फ्लेशन का डिमांड से क्या लेना देना है, कैसे डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। नाउ क्या क्या इफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन के, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टेज इन सप्लाई। जैसा हमें पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, अचानक से हाथों हाथ सामान सारा का सारा फिनिश हो जाएगा, और सामान जैसे फिनिश होगा तो सप्लाई लगातार कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। जैसा हमें बहुत ही बेसिक पता है कि लगातार प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा। एंड थर्ड वन इज कि इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब देखिए कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर 10 रुपये का सामान लेकर पहले रह सकता था, अब यही सामान इसको 15 रुपये का मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इंक्रीज हो गई।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं हो रही है, सामान उसको अभी भी वही मिल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई, मतलब जो चीज़ पहले 10 रुपये में मिल सकती थी उसका वो वही सेम चीज़ 15 रुपये में मिल रही है, तो यहाँ पर उसकी जो कॉस्ट जो जितना वो बेयर कर सकता है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ ये उल्टा है, समझिए, एक था जो कि डिमांड बढ़ रही थी इसी कारण इन्फ्लेशन आ रहा था, ये है कि डिमांड उतनी है बट उस पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस बढ़ गया, मतलब जो चीज़ पहले 10 रुपये में मिल रही थी अब उसका प्राइस बढ़ के 20 रुपये हो गया। क्यों बढ़ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि जो इनपुट्स जो कि सामान को बनाने में पहले यूज होते थे वो 10 रुपये के अंदर आते थे, अब मान लीजिए इन इनपुट्स का प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो अगर इनपुट्स का प्राइस इंक्रीज हो गया तो वो 20 रुपये हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग विद एग्जाम्पल। समझ लीजिए कि एक चाय वाला है, ठीक है। नाउ एक चाय वाला है कि मान लीजिए वो अपनी एक पर्टिकुलर कप ऑफ चाय जो है 10 रुपये में बेचता है, ठीक है। अब इस 10 रुपये के अंदर वो 2 रुपये का दूध डालता है, 2 रुपये की चीनी डालता है, 2 रुपये का क्या बोलते हैं चाय पत्ती डालता है, और 2 रुपये का गैस यूज करता है, ठीक है। 8 रुपये ये हो गया, प्लस 2 रुपये का वो प्रॉफिट लेता है, ठीक है, मेहनताना लेता है, और 10 रुपये में वो सामान बेचता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि 2 रुपये की जो ये चीनी थी इसको मान लीजिए इंक्रीज हो गया, चीनी का प्राइस इंक्रीज हो गया, अब ये चीनी इसको 4 रुपये में मिल रही है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। अब इसको यहाँ पर अगर 4 रुपये में चीनी मिलेगी और तो क्या ये 10 रुपये में आपको सामान बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए 4 रुपये में चीनी है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 2 करके अब इसका जो प्राइस है ऑटोमेटिकली 12 रुपये हो जाएगा चाय का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जैसे जैसे इनपुट्स का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर, अपने आप ही प्राइसेस वगैरह बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड इज की होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन ऑफ कमोडिटीज। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एक अफवाह फैल जाए कि यहाँ पे जो नमक है या फिर गवर्नमेंट के पास जो नमक है वो खत्म हो गया है, मतलब नमक का स्टोरेज बहुत कम है, तो क्या होगा, हर एक पर्सन, नमक इज अ वेरी असेंशियल क्वांटिटी, राइट, वेरी असेंशियल कमोडिटी, हर एक पर्सन उसे अपने घर में रखना चाहता है, तो क्या करेंगे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट या फिर नमक को अपने घर में रख के मतलब रख लेंगे, मतलब खरीद के रख लेंगे। तो मान लीजिए मार्केट के अंदर टोटल 10 पैकेट ऑफ नमक थे जो कि 10 डिफरेंट घरों के लिए थे, मतलब हर एक घर से अगर एक एक नमक लेके जाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, बट यहाँ पर एक ही घर ने आके मान लीजिए 5 इसमें से नमक के पैकेट खरीद लिए और दूसरे घर ने आके 5 नमक के पैकेट खरीद लिए, यहाँ पर 10 पैकेट उससे 2 घरों ने खरीद लिए। अब बाकी जो 8 पैकेट है वो कहाँ से आएंगे? तो बहुत सारे ऐसे जो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह करते हैं, शॉर्ट मतलब होर्डिंग वगैरह करते हैं, वहां से वो लोग नमक को लेकर आएंगे और प्राइसेस जो चीज़ पहले 10 रुपये में बिक रही थी अब उसको इंक्रीज करके 20 या 25 रुपये में बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ रही होगी। थर्ड इज कि अगर सप्लाई चेन हमारा डिफेक्टिव हो, सेम आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर नमक का ही मतलब एक पर्टिकुलर सप्लाई हो रहा है बट एक पर्टिकुलर कोई सेल्स मैन है जो कि उसका सप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं कर रहा है बट उसका कुछ पार्ट होर्डिंग कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई चेन डिफेक्टिव है और वो होर्डिंग वगैरह कर रहा है, उसके कारण वही होगा, फिर जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी प्राइस बढ़ जाएगा, उसके बाद वो उस चीज़ को निकालेगा और उसके बाद वो अपना सामान बेचेगा, बट दिस इज नॉट गुड बिकॉज ये इन्फ्लेशन कॉज कर सकता है किसी पर्टिकुलर इकॉनमी में लॉन्ग टर्म में। फोर्थ इज कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दे गवर्नमेंट, तो देखिए किसी भी पर्टिकुलर जो कमोडिटी है उसका प्राइस जो डिसाइड होता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर डिसाइड होता है, जैसे कि टोटल इनपुट्स कितने लगे हैं, ठीक है, प्लस टोटल मशीनरी, टोटल कैपिटल, उसका कितना प्राइस लगा है, प्लस साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ टैक्सेस वगैरह जो भी गवर्नमेंट लगाती है उन सबको इंक्लूड करके एक फाइनल एमआरपी डिसाइड की जाती है और उस एमआरपी पे सामान बेचा जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए टैक्स इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एमआरपी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि टैक्सेस बढ़ेंगे तो एमआरपी भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड देखिए फाइनल पॉइंट ये है कि दो जो हमने देखे अभी, फर्स्ट इज डिमांड पुल एंड सेकंड इज कॉस्ट पुश। देखिए डिमांड पुल अगर इन्फ्लेशन होता है तो उसको तो वापस से बैलेंस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ गई है तो सप्लाई अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो 3-4 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली ये इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। बट जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो लॉन्ग टर्म होती है। क्यों? बिकॉज एक बार अगर देखिए यहाँ पर अगर एक बार चीनी का दाम बढ़ गया है तो वो बहुत जल्दी तो कम होगा नहीं, राइट। और अगर ये कम नहीं हुआ तो इसके चाय का दाम कहीं कम नहीं होगा, मतलब जल्दी शॉर्ट टर्म में कम होगा नहीं। उसके कारण क्या होगा, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी। तो जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है इट इज कंसिडर्ड बैड अमंग द टू, ठीक है, बिकॉज इससे क्या होता है, नेशनल इनकम रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। देखिए सामान अभी भी टी ही, मतलब देखिए अभी भी वही एक कप चाय मिल रही है बट जो पहले 10 रुपए की मिल रही थी वो 12 रुपए की मिल रही है। मतलब कोई भी न्यू चीज प्रोड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ उसका मतलब प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। तो इसी कारण जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है दैट इज नॉट कंसीडर्ड दैट गुड। एंड द थर्ड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड एज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। देखिए बिल्ट इन इन्फ्लेशन को समझिए, ये होता है कि जब जो वर्कर्स वगैरह हैं वो वेजेस को इंक्रीज करने की डिमांड करने लगे। जस्ट सपोज कि आप फैक्ट्री के ओनर है, ठीक है, आप फैक्ट्री के ओनर है, आपने एक पर्टिकुलर फैक्ट्री बनाई जहां पर आप हर एक वेज को हर एक वर्कर को जस्ट सपोज 300 रुपीज पर डे का सैलरी देते हैं जो कि स्टैंडर्ड सैलरी है, मान लीजिए आप ये देते हैं। तो आप अपने जो भी कमोडिटी बनाते हैं उसके अंदर सैलरी का कॉस्ट इंक्लूड करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली आप जो लेबर चार्जेस है वो लेंगे जिसको सामान बेचेंगे, राइट। तो जस्ट सपोज कि आप टोटल 10 रुपए का सामान फाइनली बना रहे हैं, उसके अंदर आपने 2 रुपए का लेबर चार्जेस इंक्लूड कर दिया, यानी कि 12 रुपए में वो सामान बेच रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। नाउ मान लीजिए कि जो वर्कर्स है इन्होंने बोला कि मुझे 300 नहीं चाहिए, मुझे पर डे 400 रुपीज चाहिए।
तो आफ्टर अ टाइम अगर वो जो मिल का ओनर है, जो फैक्ट्री का ओनर है, अगर वो मान जाएगा कि ठीक है चलो 300 के बदले में 400 तुम्हें देने को रेडी हूँ, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर भी तो वो इंक्रीज करेगा ना। जो चीज़ वो जो कमोडिटी वो इनसे बनवा रहा है वहाँ पर वो अपना लॉस थोड़ी ना करेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो जो चीज़ पहले 12 रुपये में बिक रही थी उसको अब 2 रुपये और इंक्रीज कर देगा, तो यहाँ पर टोटल होगा 14 रुपये। मतलब जो सामान पहले 12 रुपये में मिल रहा था अब सेम सामान हमें 14 रुपये में मिलेगा। आई होप आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि जब वर्कर्स अपना वेजेस का डिमांड इंक्रीज कर देंगे, मतलब ज़्यादा सैलरी की डिमांड करेंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ विच जो फर्म्स हैं दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, एंड फाइनली कस्टमर्स आर द वन जिनको फाइनली इस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा जो बर्डन होता है उसको फाइनली कस्टमर्स को पे करना होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द रेमेडीज टू इन्फ्लेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, वो अलग अलग सेक्टर्स वगैरह में क्या करती है, पैसे का किस तरीके से अगर मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, और अगर मार्केट के अंदर कम पैसा है तो मार्केट के अंदर पैसा डालने की कोशिश करती है। इसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर शॉर्ट में सिर्फ इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव में समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करती है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी का सीधा सा मतलब है कि जो मार्केट के अंदर कितना पैसा है उसको प्रॉपर्ली बैलेंस आउट करना है, ठीक है। सेकंड इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की बोरोइंग और जो एक्सपेंडिचर है इसके ऊपर मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है और गवर्नमेंट कितना पैसा बना रही है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ मर्ज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज डिसाइडेड बाय आरबीआई एंड फिस्कल पॉलिसी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दो टाइप की फिस्कल पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी का मतलब होता है सीधा कि मार्केट के अंदर पैसा डाल दो, मतलब एक्सपेंड कर दो मार्केट को, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर से पैसा निकाल लो, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। आई होप आपको चीज़ समझ आ गई होगी। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो गवर्नमेंट की होती है इसी चीज़ पे फिस्कल पॉलिसी ऑफ द इंडिया या फिर किसी भी इकॉनमी के डिपेंड करती है ना। इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी किसी या फिर किसी भी इकॉनमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है आपको ये ध्यान रखना है कि इफेक्ट इसका डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, वो हर एक सेक्टर्स पे अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ हिडन कॉस्ट वगैरह होते हैं जो कि इन्फ्लेशन के टाइम में इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, कुछ अपने उसकी गुड्स एंड सर्विसेज के। नाउ आपको ध्यान रखना है कि सडन और अनप्रिडिक्टेबल जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो हमेशा हार्मफुल होते हैं, वो कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। जैसे सपोज कि आज आप मतलब कोई पेन लेने गए, मान लीजिए वो 10 रुपये का मिल रहा था, और नेक्स्ट डे आप गए तो अचानक से वो बोलने लगे कि मैं 15 रुपये का भी पेन दूंगा, तो दिस इज कॉल्ड एज सडन इन्फ्लेशन। मतलब अचानक से विदाउट एनी वार्निंग अगर वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। ओवर टाइम अगर देखिए 10 का 10.5 11.5 दिस इज स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट्स जैसे इंक्रीज होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। बट सडन इन्फ्लेशन का मतलब है कि अचानक से 10 का 20 कर दो या फिर 100% इंक्रीज कर दो किसी पर्टिकुलर प्राइस का, दैट इज कॉल्ड एज तो इसी कारण क्या होता है, मार्केट इंस्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर। ऑब्वियसली अगर आपको पेन लेने गए हैं 10 रुपये का, अगर आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं टोटल 3 पेन खरीदने वाला हूँ 10 रुपये के, यानी कि 30 रुपये में खर्च करूंगा, तो अब यहाँ पर आप सिर्फ दो ही पैसे खर्च, मतलब 2 ही पेन खरीद पाएंगे 15-15 रुपये की। तो आप देख रहे हैं ऑल दो इकोनॉमी के अंदर टोटल 30 रुपये तो आ गए, बट जो सामान बिका सिर्फ 2 ही सामान बिक पाया पहले से, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ पर इनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी होती है वो भी धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज जो कस्टमर्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि अचानक से इन्फ्लेशन जिसके अंदर आ गया था, ठीक है। और जो मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है दैट इज एक्चुअली गुड फॉर इकोनॉमी। आपको ध्यान रखना है जो मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है वो अच्छा होता है बिकॉज इट इनेबल्स द लेबर मार्केट्स टू रीच इक्विलिब्रियम एट अ फास्टर पेस। हमारा इन्फ्लेशन का मतलब तो यही है ना कि जो जो शॉपकीपर्स हैं या फिर जिनके पास पैसे कम हैं, जो पुअर्स हैं, उनके पास उनको जो जितना भी कॉस्ट लगा है उस चीज़ को बनाने के अंदर, जितने भी इनपुट्स वगैरह लगे हैं उनको प्रॉपर्ली मिल जाए, राइट। तो अगर हम मॉडरेट इन्फ्लेशन करेंगे तो उनको थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट मिलेगा। मतलब जो सामान 10 रुपये में उनको बनाने में लग रहा था, जो इनपुट्स मिला के 10 रुपये हो रहे थे, उसमें अगर वो लोग इन्फ्लेशन को ऐड करके बेचते हैं तो अगर उसको मान लीजिए 15 रुपये मिलते हैं तो इसको यहाँ पर 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बिजनेस सेक्टर है, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है। तो मॉडरेट इन्फ्लेशन इज गुड बट एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इज नॉट गुड एट ऑल फॉर एनी इकोनॉमी, ठीक है। माइंड दीज वर्ड्स। आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ द सेकंड टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। नाउ CAQM, हम इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों बनाया गया है, कब बनाया गया और किसने बनाया है, ठीक है। ये चीज़ें प्री में डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आ सकती है। सेकंड इज इसका मेन पर्पस क्यों है। थर्ड इज कि व्हाट वर द अर्लियर लॉज रिलेटेड टू दिस। जैसा देखिए आपको नाम से पता चल रहा है एयर क्वालिटी को मैनेज कर रही है, तो एयर क्वालिटी को जैसा हमें अभी मालूम चलेगा कि इसको अगस्त 2021 के अंदर इसको बनाया गया, मतलब रिसेंट बॉडी है एक। तो इससे पहले कौन कौन सी बॉडी थी जो कि इस चीज़ को मॉनिटर करती थी, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करती थी, एंड फाइनली इसके मेंबर कौन कौन है।
मतलब इसका एक्जैक्टली स्ट्रक्चर कौन है, चेयरपर्सन कौन बन सकता है, उसके बाद कितने मेंबर्स अंदर होंगे एंड ऑल ये सब, ठीक है। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू जो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप जानते हैं कि जो हमारा एयर क्वालिटी है वो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी मेंस के लिए, तो हम समझते हैं इसको। और एक क्वेश्चन है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मेंस के लिए। क्वेश्चन इज कि डिस्पाइट टेकिंग वेरियस मेजर्स टू कर्ब एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड द adjoining areas, why the pollution levels are not decreasing in recent times, and advise some measures which can have इफेक्टिव रोल इन कॉम्बेटिंग द एयर पॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप मतलब लिख सकते हैं, इसको हम अभी धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो CAQM है यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी है यानी कि इसको पार्लियामेंट ने बनाया होगा। यस, पार्लियामेंट ने इसको एक CAQM एक्ट 2021 के अंदर रिसेंटली बनाया है, अगस्त के अंदर। तो अगस्त 2021 के अंदर इसको बनाया गया है। एम क्या है? एम ये है कि इसको एयर क्वालिटी मैनेजमेंट करना है दिल्ली NCR के आसपास के रीजन का, ठीक है। कौन कौन से रीजन है हम उसको अभी चेक करते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बॉडी के इस बॉडी ने रिप्लेस किया है EPCA को। EPCA क्या है? एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था 1998 के अंदर। ध्यान रखना है 1998 के अंदर EPCA बनाया था और उसको फाइनली अभी रिप्लेस कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के द्वारा। नाउ आपको समझना है, क्या ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट के लॉ को ओवरराइड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक लॉ बना दिया? क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ लेजिस्लेटिव बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट को लॉ बनाने का कोई पावर नहीं है। दे कैन मेक लॉ ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। जब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ ना बना रही हो तो वहां पर किसी चीज को इफेक्ट में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक लॉ बना सकती है। बट central government or state government at any particular time can override that particular law with a new law made by them, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो ये CAQM एक्ट लाई है उसके तहत उन्होंने EPCA को पूरी तरीके से ओवरराइड कर दिया है। नाउ सेंटर ने क्या रीजन दिया है EPCA को हटाने के लिए? उन्होंने बोला है कि इट इज मतलब धीरे धीरे देखिए 1998 में बनाया गया था, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि तब से चेंज हुई है। न्यू टाइप ऑफ पॉल्यूशन आए हैं, और जैसे बहुत सारे बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह हैं जो कि पहले नहीं होते थे, उसको अभी प्रॉपर्ली कैसे मैनेज कर सकते हैं। वेस्ट को मैनेज करने का और न्यू तरीके आए हैं, क्या हम न्यू प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को इंक्लूड करने के लिए EPCA को हटाकर CAQM लाया गया है। और ये भी बोला गया है कि EPCA के अंदर कोई भी पीनल प्रोविजंस नहीं था, मतलब अगर कोई गलती करता था उसे पेनल्टी कैसे मिल सकती है, फिर कितनी मिल सकती है, इसके बारे में कोई प्रोविजंस नहीं था। बट CAQM के अंदर ये किया गया है कि प्रिजन अप टू 5 years प्लस अ फाइन अप टू 1 करोड़, ये एक पीनल प्रोविजन डाला गया है जो कि एक डेटरेंस का काम कर सकता है। और जो भी लोग पॉल्यूशन वगैरह फैलाते हैं वो मतलब हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पीनल प्रोविजन को देखकर शायद वो अपना धीरे धीरे कम कर दें। नाउ CAQM की बात करते हैं। इट बेसिकली एम्स एट बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एयर क्वालिटी इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। देखते हैं कौन कौन सा जो एडजॉइनिंग एरियाज है जहां पर CAQM इफेक्टिव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली जो है वो तो इसके अंदर रहेगा ही। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान, ये 4 स्टेट्स प्लस दिल्ली यानी कि 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि जहां पर CAQM प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाएगा। आपको ध्यान होगा यही वो 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमम विंटर पॉल्यूशन देखा जाता है, स्पेशली इन नवंबर एंड दिसंबर के टाइम में। और इसका मेन रीजन जो बोला था दैट इज कॉल्ड स्टबल बर्निंग, जो कि पंजाब हरियाणा के फार्मर्स वगैरह के कारण होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को एक साथ प्रॉपर्ली सिक्योर करने के लिए और प्रॉपर्ली इसके ऊपर रूल्स वगैरह बनाने के लिए CAQM को रिसेंटली बनाया गया है। नाउ द एयर क्वालिटी बिफोर CAQM, मतलब CAQM के आने से पहले मल्टीपल बॉडीज थी जो इस चीज को संभालती थी, जैसे कि जैसा हमने बात किया CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसके अलावा EPCA खुद था, ठीक है। और भी बहुत सारे डिफरेंट बॉडीज थी जो साथ मिलकर इस चीज को सॉल्व आउट करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अभी रिसेंटली बोला गया है कि इन सारी की सारी बॉडी को कंसोलिडेट कर दिया जाएगा CAQM के अंदर। अभी जो पहले जितनी बॉडीज थी सबके सब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर थी, बट इन सबको रिप्लेस करेगा आप CAQM, यानी कि CAQM ही सारा का सारा काम आप संभालना स्टार्ट कर देगा। अब सिविल कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं है किसी भी टाइप के, इसके लॉ सूट्स कोई भी होंगे, मतलब कोई भी अगर कोई पर्टिकुलर केस इन एरियाज के तहत आएगा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, अब सिविल कोर्ट के पास कोई पावर नहीं होंगे। पहले EPCA के अंदर हुआ करता था, अब सारी की सारी पावर जो है NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दे दी गई है, ठीक। इसके अलावा द कमीशन विल ऑल्सो हैव द पावर टू टेक मेजर्स, इशू डायरेक्शंस एंड इन सर्टन कंप्लेंट्स वगैरह। कोई भी पर्टिकुलर CAQM के पास जाकर कंप्लेन वगैरह कर सकता है एयर क्वालिटी से रिलेटेड, अगर वो इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए होंगी, यानी कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी, इन स्टेट्स के लिए होंगी। तो एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कोई पर्टिकुलर कंप्लेन या फिर कोई पर्टिकुलर सजेशन वगैरह CAQM को डायरेक्टली किया जा सकता है। इसके अलावा इट विल ऑल्सो कोऑर्डिनेट एक्शन टेकन बाय स्टेट्स ऑन एयर पॉल्यूशन, और कुछ पैरामीटर वगैरह सेट करेगा कि कौन से स्टेट को कैसे कोई पर्टिकुलर चीज को इंप्लीमेंट करना है, फिर क्या क्या न्यू रूल्स लेकर आ सकती हैं। इन हर चीज को ये प्रॉपर्ली असर्टन करने की कोशिश करेगा।
इसके पास ये पावर भी है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है और पूरी तरीके से शट डाउन भी कर सकता है अगर उससे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा हो। इसके अलावा वो किसी भी एरिया के अंदर किसी भी एरिया फिर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाकर रैंडमली इंस्पेक्शन कर सकता है ताकि वो चेक कर सके यहाँ पर एयर क्वालिटी के जितने भी पैरामीटर्स वगैरह हैं, एयर क्वालिटी को प्रॉपरली मॉनिटर करने के लिए वो सबके सब प्रॉपरली काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है इट इज हेडेड बाई ए चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के अलावा यहाँ पर एक जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक का एक चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होता है जो कि चेयरपर्सन के जस्ट साथ में काम करता है। इसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एक फुल टाइम मेंबर की तरह काम करते हैं। इसके अलावा 3 इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर्स होते हैं और 3 ऐसे मेंबर्स होते हैं कि जो डिफरेंट एनजीओ वगैरह से होते हैं जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे जो चेयरपर्सन है इनका जो टोटल 3 साल का इनका कार्यकाल होता है, मतलब 3 साल तक इनका टर्म होता है जिसमें वो काम करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं, बट आपको मेनली इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, जो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं उसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे। ठीक है, और कुछ टेक्निकल मेंबर्स होंगे जो सीपीसीबी से आएंगे, इसरो से आएंगे और कुछ नीति आयोग से आएंगे। ठीक है, ये एक थिंक टैंक की तरह मतलब काम करेगा जो कि न्यू पॉलिसीज और न्यू गाइडलाइंस वगैरह को बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, आई होप आपको इसके बारे में प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। और द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज लैंडफिल्स। नाउ लैंडफिल्स एज फोटो में आप देख सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा प्लेस जहां पर वेस्ट को या फिर जितना भी कचरा वगैरह है उसको डंप किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंट रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि लैंडफिल्स के कारण हो सकती हैं। सेकंड इज कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं लैंडफिल से। एंड थर्ड इज कि लोकल वेजिटेशन और लोकल स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया की उस पर क्या इफेक्ट होता है अगर वहां पर लैंडफिल्स वगैरह क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए तो। मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है जिसको आप अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन इज कि लैंडफिल्स आर कंसिडर्ड एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिफरेंट डिजीज। हाउ कैन गवर्नमेंट बी कन्वर्टेड, हाउ कैन दीज ये जो लैंडफिल्स है हाउ कैन दीज बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग पोटेंशियली बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एंड कंट्री एट लार्ज। ठीक है, कैसे हम ये जो ऐसी चीज है जो लैंडफिल्स है, कचरे का जो ढेर है, उसको हम कैसे पोटेंशियली बेनिफिशियल चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसा कि यूके के अंदर किया जा रहा है, जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, यूके के अंदर क्या किया जा रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडफिल होता क्या है, एक ऐसा साइट है जहां पर वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। नो लैंडफिल जो है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। इसके अलावा और भी हम जैसा हमें पता है कि लगातार न्यू मैकेनिज्म्स आते जा रहे हैं वेस्ट को डंप करने के, बट 1940s के बाद वो सब आने शुरू हुए। 1940 से पहले लैंड फिलिंग वॉज द मेन थिंग, ठीक है, मेन तरीका था जिससे कि किसी भी वेस्ट को डिस्पोज किया जा सकता है। अराउंड 2/3 जो लैंडफिल है वो उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, मतलब ये ऐसे वेस्ट मटेरियल है जो कि पूरी तरीके से खुद को बायोडिग्रेड कर सकते हैं। तो बायोडिग्रेड करने के बाद क्या होता है, वो बहुत सारी फाउल स्मेल वगैरह रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो आसपास की जो घर वगैरह होते हैं, आसपास का जो रीजन है उसमें पूरा एक फाउल स्मेल फैल जाता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के होने के कारण। नाउ जैसे जैसे ये मटेरियल डिकम्पोज होता है, नाउ दीज आर बायोडिग्रेडेबल, तो वो डिकम्पोज होगा तो क्या होता है, वो मीथेन गैस को रिलीज करता है। आपको ध्यान रखना है मीथेन गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम दीज लैंडफिल्स। अब ये मीथेन जो है ये बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस होता है। नाउ आपको ध्यान रखना है अगर CO2 और CH4 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर मीथेन इज अ मच मोर पोटेंट क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ऑल्दो हम CO2 पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमें CO2 को हटाना है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें मीथेन को हटाना है। मीथेन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड गैस है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है बिकॉज इट इज़ 20 टाइम्स मोर पोटेंट देन एज कम्पेयर टू CO2। मतलब CO2 जितना हीट को ट्रैप कर सकता है एटमॉस्फेयर के अंदर, दैट इज एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग है क्या, ग्रीन हाउस गैस जो है, मतलब इसका मतलब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस ऐसे गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा मतलब है कि अर्थ गर्म होता है। अर्थ गर्म कैसे होता है, ये जो गैसेस हैं ये एक लेयर क्रिएट कर देती हैं हमारे क्लाउड्स के आसपास में। उसके कारण क्या होता है, जो भी गैसेस मतलब जो भी गैसेस अंदर आती है, जो भी हीट अंदर आती है अर्थ के अंदर वो तो ठीक है, बट कोई भी हीट अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती। उसके कारण क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है लगातार उसके अंदर हीट जमा होती जाती है और जो एटमॉस्फेयर का हमारा हीट है वो लगातार इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को मतलब रोकने के लिए हम अपने ग्रीन हाउस गैसेस को हटाने की बात कर रहे हैं। बट जो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो जितने हीट को ट्रैप कर सकता है उससे 20 टाइम्स ज़्यादा हीट को ट्रैप कर सकता है मीथेन यानी कि CH4। तो आपको ध्यान रखना है CH4 इज मच मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस एज कम्पेयर टू CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कुछ कंट्रीज यानी कि यूके जैसे है वहां पर मीथेन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा रहा है, स्पेशली इन लैंडफिल से जो भी मीथेन वगैरह हो रहा है उसको कैप्चर किया जाता है और उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जो कि CO2 है। ठीक है, अब देखिए CO2 इसका बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, इज इट गुड, नो इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड एट ऑल। बट द पॉइंट इज कि अगर हम मीथेन को वहां से हटा पा रहे हैं तो उसके बदले में अगर CO2 निकल रहा है तो दैट इज कंपैरेटिवली गुड। अगर मीथेन बाहर एटमॉस्फेयर में रहेगा दैट विल क्रिएट मच मोर हैवक एज कम्पेयर टू CO2 अगर बाहर रहेगा तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें लार्जर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, उसके बाद हम CO2 को भी धीरे धीरे निकाल सकते हैं।
नाउ ऑफन टाइम्स जो एयर है आसपास की लैंडफिल्स के आसपास में वो अनप्लेजेंट हो जाती है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा फाउली स्मेल वगैरह आसपास हो जाता है, बिकॉज ऑर्गेनिक वेस्ट वहाँ पे लगातार डिग्रेड हो रहा होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट डिग्रेड होता है तो क्या होता है, आसपास में एक फाउल स्मेल क्रिएट हो जाती है। नाउ ये जहाँ जहाँ पे लैंडफिल्स बनते हैं वहाँ पर अराउंड माना जाता है कि पर हेक्टेयर अराउंड 30 से लेकर 300 स्पीसीज वहाँ पर लॉस होती है। मतलब जो स्पीसीज वगैरह वहाँ पे रहती थी किसी भी चीज़ की, इंसेक्ट से लेकर एनिमल्स, ह्यूमंस, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की स्पीसीज जो है उनको लगातार बहुत ही घाटा होता है, और दे वो लगातार वहाँ से हटती जाती है, वहाँ से मतलब उस पर्टिकुलर एरिया से हट जाती है, बिकॉज वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर सकती है इन एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर। नाउ जो वहाँ के लोकल स्पीसीज होती हैं उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस वगैरह देखे जाते हैं, जहाँ पर ऐसा देखा गया है कुछ मैमल्स वगैरह फिर कुछ बर्ड्स वगैरह पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब वहाँ से हट जाते हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे कि रोडेंट्स वगैरह है, रैट्स हो गए, क्रोज हो गए, जो कि मतलब इन लैंडफिल्स पे रहना पसंद करते हैं, सिर्फ वही दिखते हैं आसपास में, जिसके कारण डिजीज वगैरह भी यहाँ पर इंक्रीज होने लगती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो वेजिटेशन चेंजेस है वो भी होने लगती है। वेजिटेशन चेंजेस का मतलब क्या है, किस टाइप के ट्रीज, श्रब्स, ये सब वहाँ पर पहले उगा करते थे वो सब भी हटने लगता है। उसके कारण क्या होता है, वहाँ की आसपास की जो ग्राउंड होती है वो भी धीरे धीरे इनफर्टाइल होने लगती है। नाउ अगर मान लीजिए कोई लैंडफिल है, वहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो बारिश होने के कारण क्या होता है, जितना भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल है वो पानी के साथ मिलकर बहना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके कारण जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह उन गंदे के अंदर है, जितना भी कचरा है उसके अंदर जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि सही नहीं है, वो सब डिजोल्व होते हैं और पानी के अंदर मिल जाते हैं। उसके कारण बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह ग्राउंड वाटर के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो आसपास का जो मतलब वाटर लेवल है वो भी पूरी तरीके से कंटामिनेट हो जाता है। नाउ ऐसे वाटर दैट रिंसेस थ्रू दीज केमिकल्स दे कलेक्ट एट द बेस ऑफ लैंडफिल। ठीक है, लैंडफिल के बेस पे कलेक्ट होते हैं, एंड यूजुअली दे कंटेन टॉक्सिक मेटल्स लाइक अमोनिया, टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पैथोजेंस, ये सब इसके अंदर होते हैं, जिसके कारण जो लोकल ग्राउंड वाटर है उसको भी बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी लेक वगैरह के अंदर पहुंच जाए ये पानी, ये गंदा पानी अगर लेक वगैरह के अंदर पहुंच जाए तो क्या करता है, ये बहुत ही हाई बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बहुत इंक्रीज कर देता है। नाउ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऐसा टाइप ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ये वो ऑक्सीजन है जो कि जो एनारोबिक बैक्टीरियाज है, मतलब जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर लेक को साफ करने, यानी कि जो भी उसके अंदर डिकम्पोजिशन करना होता है, उसको डिकम्पोजिशन करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जो ऑक्सीजन जितना उनको चाहिए होता है वो बीओडी होता है। ठीक है, बट ये बीओडी को लगातार इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, मतलब सारी की सारी जितना भी ऑक्सीजन होता है उस पर्टिकुलर एरिया का वो सारा का सारा ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की वो लगातार बढ़ती जाती है, उसी को बीओडी कहते हैं। उसके कारण अल्टीमेटली एक्वेटिक लाइफ की भी डेथ हो जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली फिश को भी और जो डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी जिंदा रहने के लिए एक चीज़ जो चाहिए दैट इज ऑक्सीजन। अगर उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो दे कैन नॉट ऑल्सो सर्वाइव। नाउ दे ऑल्सो स्टिंक, ऑब्वियसली बहुत बदबू आती है उन पर्टिकुलर एरिया से, और साथ ही साथ वो बैक्टीरिया ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं। ठीक है, अब स्मेल, ट्रैफिक, नॉइज, इन सब के अलावा क्या होता है, वहाँ पे वर्मिन वगैरह मतलब इंक्रीज हो जाते हैं। वर्मिन क्या होते हैं, इंक्रीज इन वर्मिन। वर्मिन का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि रैट्स हो गए, क्रोज हो गए, ऐसे एनिमल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो उस एरिया का जो प्राइस, हाउस का जो प्राइसेस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत कम हो जाता है। और जो वर्मिन की हम बात कर रहे हैं, वर्मिन जो है लगातार डिजीज वगैरह कॉज करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर अगर वो बहुत लंबे टाइम तक रह जाए तो क्या होता है, वहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स आ रहे हैं, कैंसर, रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह भी लगातार इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक पर्टिकुलर प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज कि रिपब्लिक डे जो परेड होता है वहां पर सेंट्रल एशियन लीडर्स को इनवाइट किया गया है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, प्री के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन सी है और उसके लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। सेकंड, उन कंट्रीज का इंडिया के साथ रिलेशनशिप क्या है। एंड थर्ड इज कि क्या कोई ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ वो हम इंडिया भी और सेंट्रल एशियन कंट्रीज दोनों ही उसके पार्ट हैं। फोर्थ इज कि सार्क और बिम्स्टेक कंट्रीज क्या है और कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं और कहाँ पर ये लोकेटेड है, ये सब पता होना चाहिए। मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे कि हाउ कैन इंडिया यूज अपॉर्चुनिटीज लाइक कॉलिंग डिफरेंट नेशंस फॉर मीट, जैसे अभी रिपब्लिक डे पे मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, तो इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे यूज कर सकते हैं फॉर इट्स ग्रेटर ग्लोबल एजेंडा ऑफ यूनाइटिंग द कंट्रीज इन ऑल द कॉमन ग्रुपिंग्स टू सॉल्व रीजनल प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो रीजनल प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए सारी कंट्रीज को एक साथ आना जरूरी है। तो बहुत हर बार बायलैटरल मीटिंग एंड ट्रायलैटरल मीटिंग्स नहीं हो सकती है, इसलिए क्या होता है कभी कभी आप इनफॉर्मल मीटिंग्स में मिलते हो और वहीं पर आप बातचीत करते हो, कोशिश करते हो। इसी कारण बहुत हेल्प मिलती है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 कंट्री ऐसी हैं जिनको रिसेंटली इन्विटेशन भेजा है कि जो रिपब्लिक डे गेस्ट की तरह प्लीज बनकर आएं, और उनको चीफ गेस्ट बनने का एक न्योता भेजा गया है। ठीक है, अभी तक उनके रिस्पॉन्सेस नहीं आए हैं, जब इनके रिस्पॉन्सेस आएंगे हम उसके बारे में प्रॉपर्ली बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि इनका लोकेशन क्या है। नाउ दिस इज इंडिया, एक सेकेंड, दिस इज इंडिया, ओके, ठीक है। नाउ ये इंडिया है
अब इंडिया के जस्ट पास में देखेंगे, दिस इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अगर आप ऊपर देखेंगे तो द 5 कंट्रीज जस्ट अबव अफगानिस्तान दे आर कॉल्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सबसे टॉप पे कजाकिस्तान है जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आता है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। आपको ये एक ऑर्डर में अगर आप याद कर लेंगे दैट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, इस तरीके से आप याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कंट्री के साथ ये बॉर्डर टच करते हैं, चाइना के साथ, ठीक है, रशिया के साथ, इन सब के साथ भी ये बॉर्डर को टच करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस पर्टिकुलर इन्विटेशन को, यानी कि पांचों कंट्री के जो प्रेसिडेंट्स हैं फिर हेड्स हैं, अगर वो एक साथ आएंगे देन दैट विल बी द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार होगा जब पांचों कंट्री एक साथ आ रही हैं किसी भी रिपब्लिक डे परेड में इंडिया के, ठीक है। ऑल्दो 2009 के अंदर कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उस पर्टिकुलर टाइम के, वो चीफ गेस्ट की तरह आए थे, बट कभी भी पांचों कंट्री एक साथ में इंडिया में रिपब्लिक डे परेड के अंदर नहीं आई है ना। आपको ध्यान रखना है ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज को जो बुलाया जा रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल अ ग्रेटर एजेंडा। नाउ 2015 से ही जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब हमारे पावर में आए थे, तब से वो क्या कर रहे हैं, वो लगातार ऐसे कंट्री के साथ रीच आउट कर रहे हैं, मतलब उन कंट्रीज को रीच आउट कर रहे हैं, मतलब वहां तक जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशन को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है ये पांचों ही कंट्रीज जो हैं, ठीक है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, पहले ये सोवियत स्टेट्स हुआ करती थी। इसका मतलब है जब सोवियत यूनियन था, यानी कि जब रशिया उसका हेड हुआ करता था 1990 से पहले, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था उससे पहले, तो ये पांचों स्टेट जो हैं सोवियत स्टेट्स का पार्ट हुआ करती थी। तो इन सबके साथ रिलेशन को इंप्रूव करने की लगातार कोशिश की जा रही है। आपने इनके लोकेशंस देख लिए हैं। नाउ इंडिया ने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ है 2017 में इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों ने ज्वाइन किया था, ठीक है, एससीओ। नाउ एससीओ एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ के अंदर इंडिया प्लस ये सारे के सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, अदर देन तुर्कमेनिस्तान आपको ध्यान रखना है इसके अंदर नहीं है। ये तुर्कमेनिस्तान है, ये उसके अंदर नहीं है, एससीओ के अंदर नहीं है। बाकी सारे जो 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं प्लस इंडिया प्लस पाकिस्तान, ये सब के सब इसके अंदर हैं अलॉन्ग विद रशिया। नाउ जो इंडिया सेंट्रल एशियन डायलॉग भी स्टार्ट हुआ था, जो कि 2019 में स्टार्ट हुआ था, और अभी रिसेंटली भी ये डायलॉग होने वाला है, ठीक है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये रिसेंटली ये डायलॉग होने वाला है। नाउ द इन्विटेशन इज ऑल्सो सिग्नल कि इंडिया जो है इट वांट्स टू इंक्रीज इट्स लिंक टू द रीजन। जो सेंट्रल एशियन कंट्री है उनसे अपने लिंक को इंक्रीज करना चाहता है, जहां पर लैंड कनेक्टिविटी लगातार डाउन होती जा रही है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो पाकिस्तान है वो एक टाइप का हर्डल है कि जो हमें डायरेक्टली टच नहीं करने दे रहा। देखिए ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। अब हम चाहते तो दिस कुड हैव बीन द रूट, राइट। ये सिंपली रूट हो सकता है जहाँ पर हम इंडिया पाकिस्तान को ट्रैवल करके अफगानिस्तान में ट्रैवल करती है और डायरेक्टली हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आ सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, इंडिया को ऐसे घूम कर पूरा चाबहार पोर्ट के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि लैंड कनेक्टिविटी हमारी नहीं है, इसलिए हमने मैरीटाइम कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया है काफ़ी, कि हम चाबहार पोर्ट के थ्रू जाते हैं और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको हम यूज़ करते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंचने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखिए दिस इज इंडिया, नाउ दिस इज इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो अभी प्रेजेंट रूट है वो ऐसे है, यहाँ से इंडिया निकलता है, ठीक है। यहाँ पर रेड सी और स्विस कनाल को पार करते हुए जाता है और यहाँ पर ऊपर से जाकर यहाँ पर 5 जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनसे मिलता है। बट जो प्रपोज रूट है यानी कि जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें देखिए इंडिया कैसे जा सकता है। सिंपली इंडिया जाएगा, ईरान के चाबहार पोर्ट पर जाएगा और डायरेक्टली इंडिया जो जारान्स हाईवे है, यहाँ पर ईरान के अंदर जारान्स हाईवे को डेवलप किया है इंडिया ने, ठीक है। उस हाईवे को यूज़ करके रिंग रोड तक पहुंचेगा, ईरान के अंदर ही रिंग रोड है, और रिंग रोड को यूज़ करके, ठीक है, आगे जाकर वो इसके अंदर पहुंच जाएगा, मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंच जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। तो हम चाबहार पोर्ट के थ्रू डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच सकते हैं, मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुँच सकते हैं। Now, it is also an attempt to bring together the immediate neighbors एंड फार नेबर्स। जो हमारे सबसे इमीडिएट नेबर है यानी कि जो हमारे जस्ट नेबर्स हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो कंट्रीज हैं, प्लस जो हमारे फार नेबर्स यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो दूर हैं, इन दोनों चीज़ों को, दोनों ही कंट्रीज को एक साथ लेकर आनी है ताकि हम एक सिंगल ग्रुप बना सके जहाँ पर हम साथ में मिलकर सारी की सारी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके। देखिए इससे पहले जब 2014 के अंदर जब मिस्टर मोदी का वो था ओथ स्वेरिंग सेरेमनी था, यानी कि जब वो प्राइम मिनिस्टर की तरह इलेक्ट हुए थे, तो उनका जो स्वेरिंग सेरेमनी था उस टाइम उन्होंने सारे के सारे सार्क कंट्रीज के मेंबर्स को बुलाया था अपने स्वेरिंग सेरेमनी के अंदर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इन्विटेशन था, एक बहुत बड़ा एक इंडिकेशन था कि इंडिया इन कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहता है। देन अगेन जब मोदी सेकेंड टर्म के लिए जीतते हैं 2019 में, तो उन्होंने बिम्स्टेक कंट्रीज के सारे लीडर्स को बुलाया था अपने स्वेरिंग इन की सेरेमनी के अंदर। अगेन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 डिफरेंट बार एंड 2 डिफरेंट टाइप के ग्रुपिंग्स के सारे कंट्री के हेड को बुलाया गया था। इसके अलावा इंडिया ने 2018 के रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट की तरह 10 कंट्रीज के जो एशियन कंट्रीज हैं उन सबके हेड्स को बुलाया था। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर कि इंडिया काफ़ी कोशिश कर रहा है कि जो आसपास जितने भी रीजनल बॉडीज हैं उन सबके साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड। देखिए हमने देखा बिम्स्टेक और सार्क दोनों के ही कंट्री के मेंबर्स को बुलाया गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो ईस्टर्न पार्ट में जितने भी ये कंट्रीज हैं सबके सब बिम्स्टेक का पार्ट है, ठीक है ना।
देखिए, अब जितने भी हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, ये सब हमारे सार्क का पार्ट है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये सारे के सारे जो हमारे ईस्टर्न पार्ट में है वो बिम्स्टेक का पार्ट है इसके अंदर, और जो हमारे जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो सबके सब सार्क का पार्ट है। नाउ देखिए, हम अगर देखेंगे तो हम इन कंट्री के साथ ऑलरेडी हम टाई अप कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे सार्क के अंदर आते हैं। तो अब देख रहे हैं हमारे जितने भी इमीडिएट नेबर्स हैं इनके साथ तो हमने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए काफ़ी कुछ किया है। अब हम इन कंट्री की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्री की तरफ जा रहे हैं। तो यानी कि देख रहे हैं आप, धीरे धीरे वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव आवर रिलेशनशिप विद विद एवरी कंट्री, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लाटविया एंड बाकी कंट्रीज जो हैं, ठीक है, बाल्टिक नेशंस हैं, उनके साथ भी हमारी काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को हम एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने कंट्रीज हैं एक रीजनल ग्रुपिंग बनाया जा सके, ताकि इस पर्टिकुलर प्लेस में कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक कंट्री सामने ना आए। यानी कि देखिए, यूएसए की हेजेमनी, चाइना की हेजेमनी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर इंडिया एक रीजनल एफर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट यूएन क्लॉज, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज, ठीक है। देखिए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ द सीज क्या होता है। सेकंड इज कि डिफरेंट जोन्स वगैरह जो बनाए हैं वो कौन कौन से जोन्स हैं। थर्ड इज कि जुरिस्डिक्शन क्या है किसी पर्टिकुलर कंट्री का, किस जोन के अंदर कितना उनका जुरिस्डिक्शन है। एंड फोर्थ इज कि मैरीटाइम स्फीयर का डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसके लिए। मेन्स के लिए क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ द सीज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स डिवाइडिंग द मैरीटाइम स्फीयर, एक्सप्लेन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कंट्रीज इन दीज जोन्स। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर हम अभी आप डिस्कशन को प्रॉपर्ली सुनेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नाउ यूएन क्लॉज को समझते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज 1982 के अंदर इसको लाया गया था, जिसने टोटल 5 जोन्स के अंदर किसी भी पर्टिकुलर मरीन एरिया को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आता है इंटरनल वाटर, देन कम्स टेरिटोरियल सी, देन कम्स कंटिगुअस जोन, देन कम्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड फाइनली कम्स द हाई सीज, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, यूएन क्लॉज जो है इट इज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि किसी भी मैरीटाइम स्पेस के अंदर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क वगैरह प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कन्वेंशन नहीं है जो कि मैरीटाइम यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर कौन सी कंट्री का कितना जुरिस्डिक्शन है वो सब बताता है। ये दिस इज द ओनली ऐसा कोई लॉ है, ठीक है। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है इट इज लीगली बाइंडिंग। अभी रिसेंटली इसको लीगली बाइंडिंग बना दिया गया है, और जितना भी ऑफशोर गवर्नेंस है, यानी कि किसी कंट्री के दूर, किसी कंट्री के आसपास जितने भी ओशन वगैरह है उस पर्टिकुलर एरिया में किसका गवर्नेंस होगा, उस चीज़ के लिए यूएन क्लॉज बहुत ही हाई पावर बॉडी है। नाउ ये सिर्फ जोन्स नहीं बनाता है, आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा ये स्पेसिफिक गाइडेंस वगैरह भी इशू करता है कि किस कंट्री की कितनी राइट्स है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किस कंसेंट्रिक जोन के अंदर। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि कौन कौन से जोन्स हैं यहाँ पे। नाउ देखिए, अगर ये एक कंट्री का लैंड है तो वहाँ पर जस्ट जो सबसे पास जो वाटर होगा दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल वाटर्स, ठीक है। उसके बाद जहाँ से वो सी स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर के अराउंड 12 नॉटिकल माइल्स तक इट इज कॉल्ड एज टेरिटोरियल सी। और इस पूरे एरिया में कोई भी कंट्री जो है अपना एयर स्पेस प्रॉपरली मतलब यूज कर सकती है, ये उसका खुद का एयर स्पेस हो गया। इसके अलावा जहां से टेरिटोरियल सी स्टार्ट होता है वहां से लेकर नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स तक दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिगुअस जोन, और बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड फाइनली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर जितना भी एरिया है दैट इज कॉल्ड एज हाई सीज। आपको ध्यान रखना है, जहां से कॉन्टिगुअस जोन स्टार्ट होता है या फिर जहां पे टेरिटोरियल सी खत्म होता है वहां से किसी पर्टिकुलर कंट्री की एयर स्पेस खत्म हो जाती है, उसके बाद वो इंटरनेशनल एयर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, हर एक पर्टिकुलर चीज़ को हम प्रॉपर्ली समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है बेस लाइन क्या होता है। नाउ दिस इज बेस लाइन, ठीक है, ये बेस लाइन है। ओके, बेसलाइन को समझते हैं। ये एक लो वाटर लाइन है जो कि कोस्ट के साथ होता है, मतलब किसी कंट्री का जहां से पानी स्टार्ट होता है उस पर्टिकुलर एरिया को लो लाइन बेस लाइन कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। सेकंड इज इंटरनल वाटर्स। देखिए, दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू सी जो कि मतलब ऐसा वाटर जो कि लैंड के अंदर है, यानी कि बेस लाइन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल वाटर्स, उसे हम समझते हैं। ये ऐसा वाटर है जो कि लैंडवर्ड साइड के अंदर है बेस लाइन के, मतलब ये बेस लाइन है, इसके लैंड के साइड में जितना वाटर होगा दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल वाटर्स, ठीक है। नाउ यहां से टेरिटोरियल सी का एक्चुअली कैलकुलेट होना स्टार्ट होता है। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फुल सॉवरेनिटी होती है, जिस कंट्री के अंदर भी वो बेस लाइन है उसी की होती है, मतलब फुल सॉवरेनिटी। वहां पर कोई भी चीज़ होगी, जैसे बेज है, पोर्ट्स हैं, इनलेट्स है, रिवर्स हैं, कोई लेक्स हैं, वो हर चीज़ जो है उस कंट्री के सॉवरेनिटी के अंदर आएगी। यहाँ पर इनोसेंट पैसेज अलाउड नहीं होता है। इसका मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर एनिमी कंट्री यहाँ पर घूमते फिरते यहाँ तक नहीं पहुँच सकती है, ठीक है। उनको यहाँ पर आने के लिए प्रॉपर परमिशन वगैरह लेना होगा, उसके बाद ही वो इस पर्टिकुलर एरियाज के अंदर आ सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। नाउ इसके अलावा नेशंस आल्सो हैव द राइट टू सस्पेंड द सेम। इसका मतलब है किसी कंट्री को आने से मना किया जा सकता है इस पर्टिकुलर इंटरनल वाटर्स के अंदर। इंटरनल वाटर्स होती है वो हाईली प्रोटेक्टेड जोन होता है किसी भी कंट्री के लिए। नाउ देखिए, इसके अलावा नेक्स्ट दैट कम्स इज टेरिटोरियल सी। अब यहां पर देखेंगे इंटरनल वाटर जैसे खत्म होता है, जहां पर बेसलाइन आता है, बेसलाइन के जस्ट बाद आता है टेरिटोरियल सी। आपको ध्यान रखना है 12 नॉटिकल माइल्स। देखिए, टेरिटरी और 12 यानी कि टी ऐसे आप याद कर सकते हैं। नाउ देखिए,
टेरिटोरियल सी का अगर देखेंगे तो सी वॉर्ड एक्सटेंशन अराउंड 12 नॉटिकल माइल्स का फ्रॉम द बेस लाइन से स्टार्ट होता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक चलता है ये। एक नॉटिकल माइल की अगर हम बात करें, नॉटिकल माइल कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है नॉटिकल माइल हमेशा अर्थ के सर्कमफेरेंस के रिस्पेक्टिव में मतलब कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि सिंपल सी अगर हम डेफिनेशन देखिए कि 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड, दैट्स इट। आपको बस याद रखना है कि जो ग्लोबल लेवल पर जो लैटिट्यूड्स है, ठीक है, जितने भी लैटिट्यूड्स वगैरह हैं उसको प्रॉपर्ली अगर हम कैलकुलेट करें तो जितना 1 मिनट लैटिट्यूड का जो टोटल एरिया होगा ना, दैट इज कॉल्ड एज 1 नॉटिकल माइल्स। और अगर हम अपने सिंपल जो हम मेजर करते हैं माइल्स के परस्पेक्टिव में, उसमें अगर हम देखें तो ये 1 माइल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। 1 नॉटिकल माइल्स इज स्लाइटली मोर देन 1 माइल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इट इज अराउंड 1.15 लैंड माइल्स, और अगर हम किलोमीटर्स में देखें तो इट इज अराउंड 1.85 किलोमीटर्स, ठीक है। तो आपको ये याद नहीं रखना है, बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली अगर कोई बोल रहा है कि 12 नॉटिकल माइल्स है तो एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब है कि वो 12 माइल से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा द कोस्टल स्टेट्स दे हैव सॉवरेनिटी एंड जुरिसडिक्शन ओवर द टेरिटोरियल सी। जैसा हमने देखिए यहाँ पर बात की कि टेरिटोरियल सी के अंदर पूरा नेशनल एयर स्पेस होता है, यानी कि ये पूरा पूरा रीजन जो है इसी कंट्री के अंदर, मतलब इसी कंट्री के जो सॉवरेनिटी है उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एयर स्पेस जो होता है वो भी उसी कंट्री का होता है। जैसा हम देख सकते हैं नेशनल एयर स्पेस होता है वो भी इसी कंट्री का होता है, बट जो कोस्टल राइट्स होते हैं दे आर लिमिटेड बाय द इनोसेंट पैसेज थ्रू आउट द टेरिटोरियल सी। मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में कोई भी पर्टिकुलर शिप आ सकती है और आप उसे ऑब्वियसली आप वार्निंग देकर उसे हटा सकते हो, बट यू कैन नॉट जस्ट लॉन्च अटैक जस्ट बिकॉज एंड एनी पर्टिकुलर सी इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर टेरिटोरियल सी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। Now let's move on to the next one, that is contiguous zone. Now territorial sea के जस्ट बाद देखिए, territorial sea के बाद जो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स है they are called as contiguous zone. Now contiguous zone को समझिए, ये टोटल 24 नॉटिकल माइल्स होता है फ्रॉम द बेस लाइन। जैसे आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ से बेस लाइन से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 माइल्स यहाँ तक हो गया, प्लस 12 माइल्स होना है कि टोटल 24 नॉटिकल माइल्स होता है बेस लाइन से। और अगर टेरिटोरियल सी से मतलब कैलकुलेट करेंगे देन दैट इज 12 माइल्स फ्रॉम द टेरिटोरियल सी एंड फ्रॉम 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। ओके देखिए, ये एक इंटरमीडिएट लाइन है जो कि टेरिटोरियल सी को हाई सीज से अलग करता है। देखिए ये हाई सीज है, ये टेरिटोरियल सी है, इन दोनों को जो अलग करता है दैट इज कॉन्टिगुअस जोन, ठीक है। नाउ देखिए, कोस्टल राइट्स हैव द राइट टू बोथ प्रिवेंट एंड पनिश इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिजिकल, इमिग्रेशन, सैनिटरी या फिर कस्टम लॉज विद इन इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल सी। कोई भी एनिमी शिप वगैरह अगर कॉन्टिगुअस जोन के अंदर आएगा तो जो होस्ट कंट्री है वो उस चीज़ को पनिशमेंट कर सकती है, मतलब पकड़ सकती है उसको भगाने की, मतलब भगाना वार्निंग वगैरह दे सकती है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का एक ऐसा एरिया जो कि काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है। नाउ अनलाइक द टेरिटोरियल सी, द कॉन्टिगुअस जोन ओनली गिव्स जुरिसडिक्शन टू अ स्टेट ऑन द ओशन सर्फेस। यहाँ पर सिर्फ सर्फेस के ऊपर ही मिलता है। अगर हम यहाँ पर टेरिटोरियल सी की देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो सर्फेस है उसके अलावा सी बेड, सब सॉइल यानी कि जो पानी के नीचे है और जो सॉइल के नीचे है, कोई अगर मिनरल वगैरह मिलता है, कोई एयर स्पेस मिलता है, तो हर उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर टेरिटोरियल सी के अंदर उसका पावर होता है। बट कॉन्टिगुअस जोन के अंदर सिर्फ ओशन के सर्फेस पे होता है। अगर जमीन के अंदर कुछ मिलता है, एयर स्पेस में मिलता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एयर स्पेस या फिर स्पेस राइट्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। कॉन्टिगुअस जोन के अंदर कोई भी एयर स्पेस नहीं है। एंड देन कम्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नाउ यहाँ से देखिए, आप यहाँ पर देख लिया कि कहाँ पे कॉन्टिगुअस जोन है। अब कॉन्टिगुअस जोन के जस्ट बाद अगर हम देखेंगे तो यू कैन सी कि ये बेस लाइन है। बेस लाइन से अगर हम 200 नॉटिकल माइल्स जाते हैं, ध्यान रखना है आपको, बेस लाइन से यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल्स जा रहे हैं हम, ठीक है। अभी आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पर हम टेरिटोरियल सी से नहीं जा रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तो कंटिगुअस जोन होता है, और 12 नॉटिकल माइल्स के आगे हमें जाना है तो हम बेसिकली बेस नाइल से कन्वर्ट करते हैं और यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स जाएंगे देन दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है। सबसे पहले तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का जो EEZ है यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां पर उसको कुछ पावर्स होती हैं दैट इट कैन एक्सप्लोर, it can exploit and can conserve and manage any natural resources that are found in this particular area, ठीक है। तो अगर जस्ट सपोज कि मान लीजिए ये यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का मान लीजिए ओडिशा बीच है, तो ओडिशा बीच के आगे जो 200 नॉटिकल माइल्स तक है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी अगर रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं तो इंडिया उसको डायरेक्टली एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसको यूज कर सकता है अपने यूज के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। इसके अलावा अगर कोई भी एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करना है थ्रू वाटर करंट्स, टाइडल एनर्जी, किसी भी टाइप के विंड एनर्जी, ये सब कन्वर्ट करना है तो ये 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर किया जा सकता है। इट इज टोटली अलाउड। नाउ अनलाइक द टेरिटोरियल सी एंड द कॉन्टिगुअस जोन, EEZ जो है इट ओनली अलाउज फॉर द अबव मेंशन रिसोर्सेज राइट्स। सिर्फ यही वो राइट्स है जो कि मिलते हैं, इसके अलावा कोई भी राइट नहीं मिलता है यहाँ पर। ना ही आप किसी और कंट्री को नेविगेशन करने से रोक सकते हो, ना ही आप किसी कंट्री को वहाँ से एरोप्लेन को गुजारने में रोक सकते हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर टाइप की चीज़ करने से आप किसी भी कंट्री को नहीं रोक सकते हो। आप यहाँ पर सिर्फ किसी नेचुरल रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हो, उसे मैनेज कर सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड फाइनली द लास्ट वन कम्स हाई सीज। आप मैप में देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप सबसे लास्ट में जो जहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फिनिश होता है, इसके बाद जो सी है दैट इज कॉल्ड एज हाई सीज, ठीक है। अब हम हाई सीज को समझते हैं।
देखिए, बियॉन्ड द ईईजेड, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर जितना भी सी है दैट इज कॉल्ड एज हाई सीज। यहाँ पर दैट इट इज कॉल्ड एज द कॉमन हेरिटेज फॉर ऑल मैनकाइंड। ये किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के सॉवरेनिटी के अंदर नहीं आता है, ठीक है, किसी के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है। नाउ स्टेट्स जो हैं यहाँ पर कुछ काम वगैरह कर सकती हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि कोई पीसफुल पर्पस के लिए कुछ करना है, ट्रांजिट करना है, कोई मरीन साइंस के लिए कोई एक्सप्लोरेशन करना है, कोई अंडर सी एक्सप्लोरेशन करना है, ये सब कर सकती हैं, ये अलाउड है, बट आपको उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। यूएन क्लॉज से परमिशन लेकर आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पर आप किसी और कंट्री में कुछ भी करने से नहीं रोक सकते हो। फाइनली कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमने क्यों यूएन क्लॉज के बारे में डिसाइड किया, क्यों इतना डिस्कस किया, बिकॉज इंडिया ने रिसेंटली फिर से रीट्रोट किया है अपना सपोर्ट को टू यूएन क्लॉज। इंडिया ने बोला है कि दैट वी टोटली एक्सेप्ट एंड वी टोटली फॉलो दिस यूएन क्लॉज के सारे अग्रीमेंट्स को। हम जितने भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट है, मतलब जहां तक यूएन क्लॉज ने बनाया हुआ है कि हम टेरिटोरियल सी तक ही अपने जो हमारा नेशनल जुरिस्डिक्शन है, नेशनल एयर स्पेस है, तो हम वहीं तक करते हैं, हम पूरी तरीके से इस बात को मानते हैं। और इंडिया जो है यूएन क्लोज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसके अलावा इंडिया ने अपने बहुत सारे मैरीटाइम कॉपरेशन कर रखे हैं विद रीजनल पार्टनर्स, जो कि हमने सागर स्कीम चलाया था उसके तहत कर रखे हैं, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो वहाँ पर सारी कंट्रीज को एक साथ लेके चलने की बात की जा रही है इंडिया के द्वारा। इसके अलावा इंडिया ने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर, सागर प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे नेवल शिप्स, बहुत सारे एयरक्राफ्ट वगैरह को भी डिप्लॉय कर रखा है आसपास की कंट्रीज में, जहां पर वो उसको जैसा सपोर्ट चाहिए होता है वैसा सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस फॉर टुडे, दैट इज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि टॉर्पीडो क्या होता है। देखिए, एक सबमरीन जो होता है, सबमरीन एक ऐसा शिप है जो कि पानी के अंदर ट्रैवल करता है, ठीक है। सबमरीन के अंदर लोग जा सकते हैं, कार्गो जा सकता है, कुछ भी लेके जाया जा सकता है। और सबमरीन इज अ वॉरफेयर मैकेनिज्म, मतलब अगर कोई वॉर का टाइम है तो वहां पर सबमरीन से आप अटैक कर सकते हो, ठीक है। सबमरीन का सीधा सा मतलब ये है। नाउ सबमरीन पे जब भी किसी सेकंड कंट्री को अटैक करना होता है, मान लीजिए कोई एनिमी सबमरीन है जो हमारी टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर घुसती आ रही है, तो उस पर अगर हमें अटैक करना है तो वी कैन नॉट जस्ट थ्रो बॉम्ब या फिर ग्रेनेड हम उस पर नहीं फेंक सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। उसके लिए एक स्पेशल टाइप की मिसाइल होती है दैट इज कॉल्ड एज टॉर्पीडो, ठीक है। टॉर्पीडो दे आर स्पेशली डिजाइन टू डिस्ट्रॉय सबमरीन्स। नाउ आपको समझना है कि अभी तक जो हम टॉर्पीडो लॉन्च करते थे, हम ऐसे लॉन्च करते थे कि हम देखिए, हम एक शिप पे गए, ठीक है, सेकंड शिप यहाँ पर है, मान लीजिए एक शिप है यहाँ पर, मान लीजिए जस्ट सपोज नीचे से कोई टॉर्पीडो जा रहा है, तो हमने यहीं से लॉन्च किया और इसने जाकर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस इज हाउ टॉर्पीडोज वर्क। बट द पॉइंट इज कि अगर हमें सबसे पहले उसके रेंज में जाना पड़ता है, इस पर्टिकुलर सबमरीन के रेंज में जाना पड़ता है, उसके बाद ही हम उस पर अटैक कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेन एनिमी इज इन रेंज वी आर ऑल्सो इन द रेंज ऑफ एनिमी, राइट। अगर हम उसे देख सकते हैं तो वो भी तो हमें देख सकता है ना, राइट। कि देखिए, अगर हमारा शिप अगर हम इसे अपने रेंज में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम भी इसके टॉर्पीडो के डायरेक्टली रेंज में है, राइट। तो ये हम पर भी तो अटैक कर सकता है ना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अगर हमें किसी तरीके से ऐसी कैपेबिलिटी मिल जाए कि हम लैंड से ही, मतलब जमीन से ही, यानी कि दूर से ही अगर हम किसी पर्टिकुलर सबमरीन पर अटैक कर सकें और उसको अपने पास आने ही ना दे, तो दैट वुड बी मच बेटर। इसलिए इसी के लिए हमने एक न्यू मैकेनिज्म स्टार्ट किया दैट इज कॉल्ड एज स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट इसका मतलब है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए, दिस इज मिसाइल, ये तो मिसाइल आप देख सकते हैं, दिस इज मिसाइल, ठीक। मिसाइल के ऊपर आप छोटा सा ये देखेंगे, दिस इज कॉल्ड अ टॉर्पीडो। यही वो टॉर्पीडो है जिसको मिसाइल की हेल्प से लॉन्च किया जाएगा और वो डायरेक्टली सबमरीन पे जाकर अटैक कर सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है, इसके पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो कि यूज की गई है, कैसे ये काम करता है, किसने इसको बनाया है, और व्हीलर आइलैंड जहां से इसको रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया, व्हीलर आइलैंड कहां पर है। मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ इज इंडिया डेवलपिंग इन द फील्ड ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज इन द रिसेंट टाइम्स एंड क्रिटिकली एनालाइज इंडिया सिचुएशन इन द ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर विद दैट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई एंड डिस्कस दिस पर्टिकुलर सिस्टम, टॉर्पेडो सिस्टम। देखिए, एक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम रिसेंटली डीआरडीओ ने डेवलप किया, यानी कि इंडिजीनियस है, ठीक है। और व्हीलर आइलैंड जो कि उड़ीसा के अंदर है, वहां से इसको रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हीलर आइलैंड है कहां पे। अगर आप इंडिया का लोकेशन देखेंगे तो ये उड़ीसा है, राइट। उड़ीसा के जस्ट ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है दैट इज कॉल्ड एज व्हीलर आइलैंड। यहाँ पर आप जूम इन करके देख सकते हैं दिस आइलैंड, ये उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा यहाँ पे खत्म होती है, यहाँ पर कनिका आइलैंड और यहाँ पर है व्हीलर आइलैंड। तो व्हीलर आइलैंड इसका नाम रिसेंटली चेंज कर दिया गया है एंड इट हैज बीन नेम्ड एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड किसको बोलते हैं। इट इज व्हीलर आइलैंड जिसको एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड बोला जाता है। यहाँ पर कनिका आइलैंड है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा के जस्ट पास में है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आप हमेशा प्लीज ध्यान में रखिएगा। नाउ द सिस्टम इज द नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो को डिलीवर करने का सिस्टम है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली कि ये खुद जाकर मिसाइल अटैक नहीं करेगा किसी पर्टिकुलर सबमरीन पे। ऑब्वियसली मिसाइल कैन नॉट अटैक अ सबमरीन। सिंपल सी बात है कि वो टॉर्पीडो को लेकर जाएगा, उसको डिलीवर करेगा एक ऐसी जगह पे जहां से टॉर्पीडो आगे जाकर किसी भी सबमरीन पे अटैक करेगा।
ठीक है। नाउ द सिस्टम हैज बीन डिजाइन टू एनहांस द एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी। जैसा मैंने बात किया कि जब भी हमें किसी भी सबमरीन पे अटैक करना होता है तो पहले हमें उसके रेंज में जाना होता है, बट उसके रेंज में जाते ही हम भी उसके भी रेंज में आ जाते हैं ना, हम उसे अपने रेंज में लाते हैं बट हम उसके रेंज में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें अपनी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए हमने दूर से ही बियॉन्ड द कन्वेंशनल रेंज ऑफ टॉर्पीडो, मतलब जितना अभी तक रेंज था हमारा उसको इंक्रीज करने के लिए हमने ये न्यू मैकेनिज्म स्टार्ट किया, जहां पर हमें खुद वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिसाइल होगी जो कि उस पर्टिकुलर टॉर्पीडो को उस सबमरीन के पास ले जाएगा और वहां पे ड्रॉप कर देगा, पैराशूट की हेल्प से वो ड्रॉप करेगा और जाकर उस सबमरीन को हिट करेगा। विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर राइट नाउ। नाउ देखिए द एंटायर ट्रेजेक्टरी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मॉनिटर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेलीमेट्री सिस्टम। ये एक सिस्टम है जो कि इंडियन नेवी यूज करती है किसी भी पर्टिकुलर टॉर्पीडो या फिर सबमरीन या फिर मिसाइल वगैरह को ट्रैक करने के लिए। आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेलीमेट्री सिस्टम को यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे रडार्स वगैरह मतलब यूज किए जाते हैं, कुछ डाउन रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डाउन रेंज शिप्स, इन सबको यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को ट्रैक करने के लिए जो कि इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये मिसाइल जो है, मिसाइल के साथ एक टॉर्पीडो होता है, एक पैराशूट होता है और साथ में एक रिलीज मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अब तक तो कि एक देखिए एक मिसाइल है, इसके ऊपर एक टॉर्पीडो लगा होता है, इस टॉर्पीडो के पास में एक पैराशूट होता है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ बटन्स होते हैं जिसको जो दबते ही ये रिलीज हो जाता है। नाउ ये कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है। कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम का सीधा सा मतलब है कि इसके अंदर दो स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन इंजन इसके अंदर लगाए गए हैं। ये मिसाइल के अंदर दो सॉलिड प्रोपल्शन इंजन है, मतलब ये काफी दूर तक ट्रैवल कर सकता है बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर दो डिफरेंट इंजन हैं। इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्चुएटर्स लगाए गए हैं और फाइनली प्रिसीजन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है, यानी कि जो अपने रास्ते में बीच में अगर उसको लगे कि सबमरीन मूव कर रहा है तो वो अपने रास्ते को चेंज भी कर सकता है। आपको ध्यान रखना है काफी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। नाउ द मिसाइल इज लॉन्च फ्रॉम अ ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर। आप चाहे तो ऑब्वियसली इसको शिप से लॉन्च कर सकते हैं, बट अभी जो बनाया गया है इसको ग्राउंड से भी आप लॉन्च कर सकते हैं, मतलब आपको पानी में जाने की जरूरत ही नहीं है और वहीं से आप लॉन्च कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखिए आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये हमारा कोई अपना कोई ठीक है कोई शिप है, इसने ये शो किया, मतलब इसको ये मालूम चला कि नीचे जस्ट नीचे कोई एनिमी टेरिटरी का सबमरीन है जो कि मूव कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर शिप ने अपनी स्टेल्थ को बचाने के लिए इस पे अटैक नहीं किया, ठीक है, तो इसने क्या किया, कमांड सेंटर में यानी कि जो ग्राउंड पे जो कमांड सेंटर है उसको इसने इन्फॉर्मेशन दी कि यहां पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक टॉर्पीडो प्रेजेंट है, मतलब एक सबमरीन प्रेजेंट है, तो इस पे टॉर्पीडो से हमला करना है। तो जो भी सबसे नियरेस्ट या फिर जो इस पर्टिकुलर सबमरीन के बाहर रेंज के बाहर कोई शिप है या फिर कोई ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है, वहां से क्या किया इन्होंने एक मिसाइल को लॉन्च किया जिसके ऊपर टॉर्पीडो लगा हुआ था। वो आगे गया, मिसाइल के जो बूस्टर्स यानी कि जो एक्स्ट्रा इंजन थे वो यहाँ पे ड्रॉप हो गए, वो मिसाइल आगे जाता गया अपने साथ में टॉर्पीडो को लेके जा रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, मिसाइल यहाँ पर नीचे गिर गया, एक पैराशूट उसने डिप्लॉय कर दिया, मिसाइल नीचे गिर गया और साथ में उसने क्या हुआ टॉर्पीडो को नीचे मतलब पानी के अंदर छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ से इसको भेजा गया था और ये जहां पर सबमरीन था उसके पास में लाकर उसने उस पर्टिकुलर टॉर्पीडो को ड्रॉप कर दिया। अब इससे क्या होता है लेट्स सी। देखिए जब उसने टॉर्पीडो को यहाँ पे ड्रॉप किया, इस टॉर्पीडो ने क्या किया, अपने स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम की हेल्प से इस सबमरीन को फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक किया और जाकर इस पे अटैक कर दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इस पर्टिकुलर शिप को यहाँ के आसपास भी आने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ही दूर से मतलब अपने रेंज को इंक्रीज करके। देखिए एक तरीका होता है कि अगर हम किस तरीके से टॉर्पीडो का जो इंजन है, टॉर्पीडो के अंदर इतना फास्ट इंजन लगा दें कि दूर तक जाए, और एक तरीका ये भी है कि अगर हम सिंपली इसको एक रॉकेट पे डाल दें और रॉकेट को दूर तक भेज दें, है ना, ये भी एक सिंपल मैकेनिज्म है। तो हमने सेकंड मैकेनिज्म को यूज किया यहाँ पर, जहाँ पर बहुत ही स्मार्ट तरीके से डीआरडीओ ने इस चीज़ को लॉन्च किया है, जहाँ पर टॉर्पीडो को अकेले भेजने से ज़्यादा बेटर है कि एक मिसाइल के साथ में उसको भेजा गया है, और मिसाइल ऑब्वियसली बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है एज कम्पेयर टू टॉर्पीडो, तो इसलिए मिसाइल की हेल्प से एक टॉर्पीडो को बहुत दूर तक यानी कि उसका रेंज को बहुत काफ़ी दूर तक इंक्रीज करने की कोशिश की गई है, जहाँ पर बिना किसी पर्टिकुलर सबमरीन के कॉन्टैक्ट में या फिर आसपास भी आए हम दूर से ही उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक एंड बाकी टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किए हैं सारे के सारे प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं कि तो हम रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं और इसका आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इन्फ्लेशन इट कॉजेस रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ यूनिट ऑफ मनी। सेकंड क्वेश्चन इज कि 4% इज द अपर इन्फ्लेशन रेंज एज डिसाइडेड बाय आरबीआई फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन मार्केट्स। थर्ड क्वेश्चन इज कि सीएक्यूएम जो है इट हैज कंप्लीटली रिप्लेस द ईपीसीए। Fourth is landfills can also lead to mobilization of local species from a particular area. फिफ्थ इज कि रशिया डायरेक्टली टचेस ऑल 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जिसके बारे में हमने आज बात की थी। सिक्स्थ इज यूएन क्लॉज इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बट गिव्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो इट। एंड फाइनल क्वेश्चन इज कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम इज अ इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको इसके बारे में इसके आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। जो कल के क्वेश्चन थे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वॉज जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है दे आर अंडर द फुल रेगुलेशन बाय आरबीआई। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, हमने कल इसके बारे में बात की थी कि दे आर अंडर डुअल रेगुलेशन। एक तो ये आरबीआई के अंदर होते हैं और ये होते हैं रजिस्ट्रार
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर ही होते हैं सेकंड, ठीक है, जो स्टेटस सेंटर के अंदर हो सकता है। सेकंड इज कि मोर देन 40 एंशियंट टेम्पल्स हैव बीन रिस्टोर्ड व्हाइल मेकिंग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। यस, दिस इज टोटली ट्रू स्टेटमेंट। हमने जैसा बात किया था, वाराणसी के अंदर ये पर्टिकुलर कॉरिडोर है और इसको बनाने के टाइम में आसपास के जो 40 टेम्पल्स थे जो कि या तो टूट गए थे या फिर लॉस्ट हो गए थे, उनको फिर से रिस्टोर किया गया है। थर्ड क्वेश्चन वाज कि लॉन्ग कोविड हैव सिम्टम्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम द कोविड सिम्टम्स। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। सिम्टम्स आर द सेम, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए परसिस्ट करते हैं, मतलब लंबे टाइम तक रहते हैं। फोर्थ इज कि डेल्टा वेरिएंट हैज मोर ट्रांसमिसिबिलिटी देन द ओमिक्रॉन वेरिएंट। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। ये उल्टा लिखा हुआ है कि ओमिक्रॉन की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एंड फाइनल क्वेश्चन वाज कि न्यू कैलेडोनिया इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन द वर्ल्ड मैप। जी नहीं, इट इज लोकेटेड टू द ईस्टर्न साइड। आपको ध्यान होगा जहां पर ऑस्ट्रेलिया है उसके जस्ट ईस्टर्न साइड में न्यू कैलेडोनिया आइलैंड प्रेजेंट है, जहाँ पर रिसेंटली रेफरेंडम किया गया है। और दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।